नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में यूरिया खाद की क्राइसिस के चलते किसानों की बड़ी दुश्वारियां, बिगड़ता सामाजिक समरसता और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार माता प्रसाद पांडेय, जिलाध्यक्ष लालजी यादव, पूर्व सपा विधायक कपिल वस्तु, विजय पासवान की अगुवाई में जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय के विजय पैलेस पर इकट्ठा हुए। वहीं से एक बड़ी रैली के रूप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार को किसान व जन विरोधी बताया। वहीं इस प्रदर्शन में पूर्व सदर विधायक विजय पासवान ने खुद के दम पर हजारों की भीड़ जुटाकर खुद को एक जमीनी नेता के तौर पर साबित करने का सफल प्रयास किया, जो आगामी विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के हसनपुर रोड पर मनोटा चौकी के पास ट्रैक्टर ने कट मारा तो पीछे से आ रही स्विफ्ट कार में ट्रॉली स्विफ्ट कार से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया। दोनों कार सवार युवक घायल हैं, एक की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे ट्रैक्टर चालक को 2 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा। ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक को हिरासत में लिया। आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बता दें, पूरा मामला हसनपुर थाना इलाके के मनोटा चौकी क्षेत्र का है, जहां पर देर रात सड़क की साइड में खड़ा ट्रैक्टर अचानक स्पीड से रोड पर चढ़ गया। तभी पीछे से आ रही स्विफ्ट कार में ट्रैक्टर की ट्रॉली जा घुसी, जिससे स्विफ्ट कार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और कार में बैठे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक मौके पर भगवान का रूप लेकर पुलिस भी वहां पहुंच गई और पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला उन्हें एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला उड़ाकर फरार हो गया है। पुलिस ने तुरंत मौके पर अपनी गाड़ी घुमा दी और करीब 2 किलोमीटर आगे जाकर ट्रैक्टर सवार युवक को पकड़कर हिरासत में ले लिया। कार सवार दोनों युवकों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बदायूं के सहसवान कुत्ते के चाटने से हुई रेबीज से एक 2 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। इससे दहशत में आ गए हैं लोग। मृतक के स्वजन और ग्रामीण रेबीज के टीके लगवाने अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि करीब 2 महीने पहले गांव सुजातगंज बेला निवासी अनीस के 2 साल के बेटे अदनान को खेलते समय चोट लग गई थी। चोट से खून बहने लगा था। इसी दौरान पास के एक कुत्ते ने उसके घाव को चाट लिया था। परिजनों ने इसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ दिन पहले बच्चे में रेबीज के लक्षण दिखने लगे। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए ले गए। रविवार को उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना था कि अगर समय रहते उन्हें रेबीज की जानकारी हो जाती तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। इस घटना के बाद परिवार और पड़ोस के लोग सतर्क हो गए हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत त्यागी ने बताया कि यह घटना इस बात का दुखद उदाहरण है कि कुत्ते के काटने और चाटने से होने वाले रेबीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को भी कुत्ते, बिल्ली, बंदर काट ले या घाव को चाट ले तो तुरंत रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। वहीं परिजन मीडिया से अब दूरी बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि कहीं आप लोगों को कोई बयान दिया तो बच्चों का पोस्टमार्टम न करना पड़े। हरदोई कटियारी क्षेत्र के विकासखंड हरपालपुर का गांव नावपुरवा व दयालपुर नदियों से घिरा हुआ है और थोड़ा सा बाढ़ का पानी किसानों और बच्चों के लिए मुसीबत बन जाता है। जानकारी के अनुसार विकासखंड हरपालपुर के गांव नावपुरवा व दयालपुर के बीच में कच्ची पाइप वाली पुलिया बनी है और इसी पुलिया से किसान दोनों गाँव में खेतीबाड़ी का काम देखते हैं और स्कूली बच्चे इसी पुलिया से निकलकर सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय में पहुंचते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही से कई वर्षों से अन्नदाता और बच्चों को आश्वासन दिया जाता है कि पुलिया का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। कई बार बच्चों के सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए, जिनमें दिखाया गया कि बच्चे नाव पर सवार होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर थे। अभिभावकों का कहना है कि रोजाना हम लोगों को भी बच्चों को भेजना पड़ता है। अगर हम लोग विद्यालयों में बच्चों को नहीं भेजेंगे तो उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी और वे बच्चे घर पर बैठ जाएंगे। बच्चों के माता पिता ने बताया कि कई बार यहां पर जिला प्रशासन की टीम आई और बाढ़ स्थल का निरीक्षण करके पुलिया बनवाने हेतु आश्वासन देकर अधिकारी चले गए, लेकिन किसानों और बच्चों के बारे में जिला प्रशासन ने नहीं सोचा।
कई वर्षों से इसी प्रकार से आने जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं। अंबेडकर नगर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और नियमों की अनदेखी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को एसडीएम सदर और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर स्थित अर्थव स्कैन एंड लैब प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि लैब में बिना अधिकृत डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। जब टीम ने जांच करनी चाहिए तो अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक और कर्मचारियों ने सहयोग नहीं किया। यही नहीं, टीम ने सीसीटीवी फुटेज में भी छेड़छाड़ की बात की है, जिससे पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। जांच में यह भी सामने आया कि अल्ट्रासाउंड कर रहा व्यक्ति पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं था, जो कि साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। टीम ने मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन सील कर दी और सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी जब्त कर लिया है। इस मामले की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपे जाने की प्रक्रिया है। गौरतलब है कि डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग पहले ही जिले में संचालित 45 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को नोटिस जारी कर चुका है। इस ताजा कार्रवाई से उन सभी केंद्रों में हड़कंप मच गया है। सदर एसडीएम की सक्रियता और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता ने जिले में अवैध चिकित्सा गतिविधियों पर सख्ती के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में और भी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की जा सकती है। किशनी कस्बे में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुराने थाने के सामने स्थित एक बिजली उपकरणों के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि गोदाम में रखे लाखों रुपए के बिजली उपकरण जलकर पूरी तरह खाक हो गए। गोदाम से उठती आग की लपटें और धुआं देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यदि समय पर आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो यह आग आसपास की दुकानों और रिहायशी इलाकों तक फैल सकती थी। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लेखपाल को भेजकर नुकसान का आकलन करने की रिपोर्ट तलब की है। वहीं व्यापार मंडल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पीड़ित व्यापारी को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। व्यापार मंडल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी से अपील की है कि पीड़ित व्यापारी को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। फिलहाल प्रशासनिक टीम नुकसान के मूल्यांकन में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। औरैया में गुरुवार की सुबह से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है। पिछली 4 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के साथ चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती और गर्म हवाओं से स्थिति और भी खराब थी। क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में बाजरे और धान की फसलें लगी हुई हैं। किसान के अनुसार बाजरे की फसल को इस समय पानी की आवश्यकता थी। धान की रोपाई वाले खेतों में पानी की कमी से समस्या हो रही थी। बारिश ने किसानों की यह परेशानी दूर कर दी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इससे फसलों को लाभ होगा और भूमिगत जलस्तर में भी सुधार होगा और किसानों को उम्मीद है कि इस बारिश से उनकी पैदावार में वृद्धि होगी। बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मौसम का आनंद ले रहे हैं। गुरुवार की बारिश ने जहां औरैया के लोगों को राहत दी है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है। बारिश होते ही नगर पालिका परिषद के सफाई इंस्पेक्टर आशीष पांडे जल जमाव की निकासी को देखकर सक्रिय हुए। पालिका सफाई कर्मियों के द्वारा अवरुद्ध नालों से कूड़ा निकलवाया, जिससे गलियों में भरा पानी तेजी से निकल सके। चित्रकूट में एक ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा है। मऊ कोतवाली ग्राम पंचायत पूर्व पताई के रहने वाले रोजगार सेवक बंसल लाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि मुझे हटाने के लिए सचिव व ग्राम प्रधान ने सदस्यों को बुलाकर चोरी छिपके पंचायत भवन में मीटिंग की, जिसमें पीड़ित को सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि पंचायत भवन में आपको हटाने के लिए मीटिंग चल रही है। तभी मैं अचानक पंचायत भवन पहुंचा और उसका विरोध किया और जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन प्रधान के लोगों ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की। घटना की जानकारी थाना कोतवाली मऊ में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई।
कमालगंज थाना क्षेत्र के उमराव नगला में एक व्यक्ति की हत्या के बाद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृतक संजेश का शव लाए जाने के बाद करीब 100 ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए। इसी दौरान एक मां बेटा बाइक से अस्पताल पहुंचे। बेटे की शर्ट पर खून के धब्बे देखकर ग्रामीणों ने उसे हत्यारा समझ लिया। गुस्साई भीड़ ने बिना जांच पड़ताल के दोनों पर हमला कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस मां बेटे को सुरक्षित एक अलग कमरे में ले गई। घटना की पृष्ठभूमि में संजेश की हत्या है। हुसैनगंज के कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडों और धारदार हथियारों से संजेश पर हमला किया था। इस हमले में संजेश की मौत हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सरकारी राशन की चोरी और कालाबाजारी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। हापुड़ जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे जानकर प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल राशन माफिया सरकारी गेहूं की सप्लाई के दौरान गेहूं की बोरियों से माल चोरी करते थे। इसके बाद वजन बढ़ाने के लिए बोरियों पर पानी डाल दिया जाता था। हापुड़ जिला प्रशासन और पुलिस ने ढाबे पर खड़े ट्रकों में छापेमारी करके इस तरह की चोरी पकड़ी है। सरकारी गेहूं की सप्लाई वाले ऐसे 8 ट्रकों को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का दावा है कि इस तरह से चोरी की सूचना काफ़ी समय से मिल रही थी। इस मामले में ट्रांसपोर्टर से भी पूछताछ की जाएगी। एडीएम और संदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एफसीआई गोदाम से जो गेहूं राशन वितरण के लिए जाता है, कुछ लोग उसे रास्ते में रोककर राशन निकाल लेते हैं। उसका वजन बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला देते हैं। हमारी टीम ने जब ये चेकिंग की तो इसमें कुछ गाड़ियां बरामद हुई हैं जिनमें से गेहूं निकलवा कर पानी मिलाया गया है। फिलहाल सभी गाड़ियों को जब्त कर मंडी समिति में खड़ा कराया जा रहा है। इसके बाद जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी जल्द बनाने को लेकर हुए विवाद पर सुल्तानपुर के 2 बाहुबली भाइयों ने मटियारी स्थित सनी टोयोटा वर्कशॉप के सुपरवाइजर प्रमोद विश्वकर्मा की पिटाई कर दी। भाइयों ने सुपरवाइजर के विरोध करने पर लाइसेंसी पिस्टल की बट से हमला किया और 1 सप्ताह के अंदर गोली मार देने की धमकी दी। सुपरवाइजर ने चिन्हट कोतवाली में दोनों भाइयों के मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई है। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित मोहल्ला शहजादी निवासी प्रमोद विश्वकर्मा सनी टोयोटा की मटियारी वर्कशॉप में सुपरवाइजर हैं। पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 से 12 दिन पहले सुल्तानपुर के खैराबाद निवासी शहाबुद्दीन अपनी गाड़ी लेकर आए थे। सर्विस के बाद वह गाड़ी देखने आए और कहा कि गाड़ी में क्या काम कराए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको बहुत मारेंगे। कारण पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और गाड़ी लेकर जा रहे हैं। जिसकी हिम्मत हो रोक लो। नोएडा परथला गांव में 7 महीने पहले हुई चोरी का सेक्टर 113 थाना पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। पीड़ित को कार्रवाई करने की जगह गुमराह किया जा रहा है। 50 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन खुलासा नहीं कर पाई। बड़ा सवाल जो नोएडा पुलिस नंबर 1 पुलिस कही जाती है, लेकिन आखिर चोरी का खुलासा क्यों नहीं कर पाई। पीड़ित कई महीनों से थाने और चौकी के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित को पड़ोस के घर में रहने वाले एक व्यक्ति पर शक है, लेकिन पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। वहीं सेक्टर 113 थाना पुलिस कार्रवाई करने की जगह पीड़ित को भटका रही है। ब्राजील की संघीय पुलिस द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अर्जेंटीना भागकर राष्ट्रपति जेवियर माइली से राजनीतिक शरण मांगने वाले थे। ब्राजील में तख्ता पलट के आरोपों में फंसे बोल्सोनारो ने इसकी पूरी योजना भी बना ली। ब्राजील पुलिस ने यह खुलासा कर उनके फ़ोन से प्राप्त मैसेज और वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच के बाद किया है। एसोसिएटेड प्रेस एपी को प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक बोल्सोनारो ने 10 फरवरी 2024 को अर्जेंटीना सरकार को राजनीतिक शरण के लिए एक औपचारिक अनुरोध का मसौदा तैयार किया था। यह कदम उस समय उठाया गया जब ब्राजील में उनके खिलाफ तख्तापलट की साजिश की जांच तेज हो गई थी और उनके आवास व कार्यालय पर छापेमारी हुई थी। बोल्सोनारो ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइली को संबोधित 33 पन्नों के पत्र में दावा किया कि उन्हें ब्राजील में राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने लिखा, मैं जेयर
मेसियस बोल्सोनारो महामहिम से अर्जेंटीना गणराज्य में राजनीतिक शरण का अनुरोध करता हूं, क्योंकि मेरा राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है और मुझे जान का खतरा है। बोल्सोनारो ने 12 फरवरी को ब्रासीलिया स्थित हंगरी के दूतावास में 2 रातें बिताईं, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि वे गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अब तक इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि ब्राजील पुलिस के सनसनीखेज दावे को लेकर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से शरण अनुरोध को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी विशेषज्ञों ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यूएन ने रिपोर्ट में कहा कि आईएसआईएस के चरमपंथी अफ्रीका, सीरिया और अफगानिस्तान में गंभीर अस्थिरता का फायदा उठा रहे हैं। वह आधुनिक तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर अपनी सामूहिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 में इराक में हार के बावजूद आईएस के स्लीपर सेल अभी भी सीरिया और इराक में सक्रिय हैं और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी उनके समर्थक मौजूद हैं। यूएन ने आईएस आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी कार्यालय प्रमुख व्लादिमीर वोरोनकोव ने कहा कि साहिल क्षेत्र इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों में हाल ही में वृद्धि देखी गई है। पश्चिम अफ्रीका में यह संगठन अब आतंकवाद का बड़ा प्रचारक बन गया है और विदेशी आतंकवादियों को आकर्षित कर रहा है। अमेरिका के सबसे अच्छे जज माने जाने वाले फ्रैंक कैप्रियो का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वह अग्राशय के कैंसर से पीड़ित थे। कैप्रियो को उनके दयालु स्वभाव और करुणा भरे फैसलों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वे कैच इन प्रोविडेंस नामक रियलिटी शो के माध्यम से दुनिया भर में लोकप्रिय हुए, जिसमें उनके ट्रैफिक और छोटे मामलों की सुनवाई के अनोखे अंदाज को दिखाया गया। कैप्रियो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति का ओवर स्पीड का चालान माफ़ कर दिया था, क्योंकि उनका यह पहला मौका था जब आरोपी बुजुर्ग ने तय सीमा से ज़्यादा स्पीड के साथ कार चलाई थी। पिछले सप्ताह फ्रैंक कैप्रियो ने फेसबुक पर एक छोटा वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक झटका लगा। वे पुनः अस्पताल में भर्ती हुए और लोगों से अनुरोध किया कि मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। कैप्रियो का शो उनके कोर्टरूम में फिल्माया गया था और इसमें उनके लोकप्रिय हास्य और करुणा को दर्शाया गया था। शो के क्लिप्स को सोशल मीडिया पर 1 अरब से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। जज फ्रैंक कैप्रियो का जन्म 1936 में प्रोविडेंस, रोड आइलैंड में हुआ था। वे एक इटालियन अमेरिकन परिवार में पले बढ़े और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन प्रोविडेंस में बिताया। यही उन्होंने बाद में मुख्य नगरपालिका न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। कैप्रियो साधारण पृष्ठभूमि में से थे। वे 3 भाई बहन थे। उनका बचपन प्रोविडेंस, रोड आइलैंड के फेडरल हिल इलाके में हुआ था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी रूस यात्रा के दौरान बुधवार को रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतरोव से मुलाकात की। जयशंकर ने मंतरोव के साथ अध्यक्षता में 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की अत्यंत फलदायी बैठक आयोजित की। जयशंकर ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि इस बैठक में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई। पाकिस्तान और तालिबान में लंबे समय से जंग चली आ रही है, मगर चीन अब इन दोनों में दोस्ती कराने में जुट गया है। इस कड़ी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ बुधवार को एक मंच साझा किया। वांग यी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ राजधानी काबुल में एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। चीन का यह बैठक कराने का उद्देश्य तीनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा करना है। साथ ही वह पाकिस्तान और तालिबान के बीच संबंधों को सुधार कर अपनी सीपीसी योजना को अफगानिस्तान के रास्ते विस्तार देना चाहता है। रवांडा सरकार समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो की एक बस्ती में कम से कम 140 लोगों की हत्या कर दी है। इस दौरान विद्रोहियों की ओर से दर्जनों गांवों पर हमला किया गया। एक मानवाधिकार संगठन ने बुधवार को यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि लोगों की हत्या जुलाई महीने में की गई। मानवाधिकार निगरानीकर्ता ने स्थानीय विशेषज्ञों और चश्मदीदों के हवालों से बताया कि नॉर्थ किवू प्रांत के विरुंगा
नेशनल पार्क के पास हुए हमलों के बाद 141 लोगों की मौत या लापता होने की आशंका है। इनमें ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।